Yeah, welcome students once again to this session of accounts. Today we will be taking up question number 8 of your textbook, page number 43. Page number 43, Nene and Kane are partners sharing profits and losses in the ratio of 6:4. From the following trial balance and adjustment given below, prepare trading and profit and loss account for the year ending and a balance sheet as on that date. So one by one, we walk through the trial balance. Capital balances नैने एंड काने अपन इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे, अलग से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसमें अपन इनको लिख देंगे. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट आइटम्स हैं, असेट में और लाइबिलिटीज में जाएंगे. रेंट 10 मंथ. अब रेंट 10 मंथ का दिया हुआ है. इस तरह का एडजस्टमेंट अपन देख चुके हैं. ये किस तरह का एडजस्टमेंट है? हिडन एडजस्टमेंट. 10 मंथ्स का दे रखा है, साल में 12 महीने होते हैं. अपन ने 10 महीने का रेंट पे कर दिया, इसका मतलब 2 महीने का रेंट पे करना बाकी है. कितने महीने का बाकी है? 2 महीने का. 2 महीने का रेंट पे करना बाकी है. तो अपन कैलकुलेट करेंगे. जब मैं सम करता हूं तब आप लोगों को बताता हूं कैसे कैलकुलेट होगा. नेक्स्ट है स्टॉक. ये वाला स्टॉक 1/4/18 का दे रखा है. तो ये वाला स्टॉक किस तरह का स्टॉक है? ये वाला स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है. किस तरह का स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक. उसके बाद नेक्स्ट प्रेमाइसेस बैलेंस शीट आइटम है, असेट. अपनी प्रॉपर्टी है, असेट में जाएगा. सैलरी इनडायरेक्ट खर्चा है. डिस्काउंट बोथ डेबिट में भी दे रखा है और क्रेडिट में दे रखा है. डेबिट वाला खर्चा है और क्रेडिट वाला इनकम है. ये इनडायरेक्ट खर्चा और इनडायरेक्ट इनकम है, P&L अकाउंट में जाएगा. मोटर व्हीकल असेट है. सेल्स अपना इनडायरेक्ट सेल्स डायरेक्ट इनकम है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी. परचेज डायरेक्ट खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. वेजेस अपना डायरेक्ट खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा. ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट खर्चा है, P&L अकाउंट में जाएगा. बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब अपने को पैसा चुकाना है, तो ये अपनी लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में जाएगी. रिटर्न डेबिट रिटर्न. डेबिट रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न. सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रिटर्न में जो डेबिट है, अगर सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा. तो इसको सेल्स में से माइनस करेंगे. और ये वाली रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस है, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तो ये परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा, इसको परचेज में से माइनस करेंगे. और ये इंटरनल एडजस्टमेंट है, हाथों हाथ अपन इसको क्या करते हैं, परचेज को और सेल्स को अपन हाईलाइट कर देते हैं. मैं हाईलाइट क्यों करते हैं मैं आपको समझा चुका हूं, लेक्चर नंबर 8 में बहुत डिटेल में बताया. उसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. इसमें 2 मिनट में आपका लूंगा प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट बिल्टअप करने में. प्रोविडेंट फंड क्या होता है? देखिए, अपने यहाँ कोई एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी काम करता है, या अपने यहाँ नौकर या मजदूर काम करता है. एम्प्लॉय अंग्रेजी में बोलते हैं एम्प्लॉय. अपने यहाँ कोई कर्मचारी एम्प्लॉय काम करता है, अपन क्या करते हैं, उसको वेतन देते हैं, सैलरी देते हैं. तो सैलरी का एक कुछ परसेंटेज अपन उस एम्प्लॉय का काटते हैं. उस एम्प्लॉय का सपोज उसकी सैलरी 10,000 रुपया है. कितनी है मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं. उसका अपन कितना 10,000 रुपया काटते हैं. कितना काटते हैं? 10,000 रुपया. सॉरी 10,000 रुपया उसका सैलरी है. 10% अपन डिडक्शन करते हैं, तो अपन उसका कितना काटते हैं? 10,000 इंटू 10%. तो ये कितना 1,000 रुपया अपन ने काटा. तो 1,000 रुपये तो अपन ने एम्प्लॉय का काटा, और 1,000 रुपया क्या करता है, इतना ही अमाउंट जो है मालिक भी कंट्रीब्यूट करता है. और ये 2,000 रुपया क्या करता है, सरकार को जमा करा देता है. या वो एम्प्लॉय के बिहा पे या तो सरकार को जमा करा देता है, कुछ कंसर्न गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं कि ये पैसा हम रखेंगे और इसका इन्वेस्टमेंट हम करेंगे. वो कुछ केसेस में होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं. ये जो एम्प्लॉइज का, नौकरों का पैसा, मजदूरों का पैसा काटा है, उसको
फर्म जो क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये असेट आइटम है, ये असेट में जाएगा। उसके बाद कैश इन हैंड असेट है अपना। पीएफ प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये मैंने अभी आपको समझाया था, 1000 रुपया काटा ना, तो 1000 रुपया तो मजदूर का काटा और 1000 रुपया एम्प्लॉयर पे करता है। तो जो एम्प्लॉयर पे करेगा ना 1000 रुपया, वो क्या होगा, वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा। तो वो अपन मजदूर को दे रहे हैं अपने पास से, एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो अपना खर्चा है और उस खर्चे को अपना इनडायरेक्ट खर्चा मानते हैं और ये इनडायरेक्ट खर्चा P&L अकाउंट में जाएगा। प्रोविडेंट फंड, अब जो ये एम्प्लॉइज का पैसा अपन ने काटा है, ये अपन अपने पास रख रहे हैं, तो ये अपन किसके बिहाफ पे रख रहे हैं, एम्प्लॉइज के बिहाफ पे, अपने नौकरों के बिहाफ पे या मजदूर के बिहाफ पे, अपने एम्प्लॉइज के बिहाफ पे, अपने काम करने वाले जो है ना अपने यहाँ, उनके बिहाफ पे ये पैसा रख रहे हैं। तो ये अपन को उनको चुकाना है, तो ये अपनी क्या है, लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी में जाएगा। देखिए ये नए एडजस्टमेंट है, ये कभी कभार पूछ लेते हैं, लेकिन अपन सब चीजें कर रहे हैं, ये पहली बार आए हैं, तो थोड़ा सा एक दो बार आपको जो मैंने कंसेप्ट समझाया ना, आप उनको सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कैश एट बैंक अपना असेट है। अब इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, अब ये जो अपन ने जो इन्वेस्टमेंट किया ना, इसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट मिला, तो अब ये इंटरेस्ट, अब ये इंटरेस्ट वर्ड देखते ही आप इसे इनकम मत मान लेना, क्या कर लेना, इनकम मत मान लेना, ये अपनी इनकम नहीं है। ये क्या है, जो मजदूरों के अपने एम्प्लॉयज का जो इन्वेस्टमेंट था, ये इनकम अपने को उनके बिहाफ पे मिली है। तो ये जो अपना प्रोविडेंट फंड जो अपन ये क्रेडिट बैलेंस बताते हैं ना, ये इसके साथ ऐड हो जाएगी। ये इंटरेस्ट अपन को उनके लिए मिला है, ये अपनी इनकम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट ये अपनी इनकम नहीं है, ये इनकम अपन ने जो मजदूरों का इन्वेस्टमेंट, अपने एम्प्लॉयज का इन्वेस्टमेंट किया था, ये अपने को उनके बिहाफ पे मिला है। तो ये अपन उनका जो फंड है ना उसमें जोड़ देंगे, प्लीज इसको इनकम नहीं मानने का। ड्रॉइंग्स पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। बेड डेट, बेड डेट अपना क्या है, लॉस है, इनडायरेक्ट लॉस है, इसको अपन P&L अकाउंट में लिख देंगे। आरडीडी 3 सम अपन 4 सम कर चुके हैं। ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दिया हुआ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी को एडजस्ट करने का एक सेपरेट से वीडियो भी भेज चुके हैं हम लोग, आप देखिएगा। इस सम में इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग वेजेस कई बार डिस्कस हो चुका है, देना बाकी है, जो देना बाकी है वेजेस में ऐड हो जाएगा और सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो ये रहा वेजेस, वेजेस को भी अंडरलाइन कर लेते हैं। और सैलरी किधर है, ये रहा सैलरी, सैलरी को भी अंडरलाइन कर लेते हैं। ये देना बाकी है तो इनको ऐड कर लेंगे वेजेस और सैलरी में, और लायबिलिटी में बता देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी। डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, मतलब मोटर व्हीकल की अपने को कीमत कम करनी है, वैल्यू कम करनी है। तो अपन को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके असेट में से, मोटर व्हीकल में से माइनस कर देंगे और P&L अकाउंट में बना देंगे, बता देंगे। राइट ऑफ बेड डेट 5000 रुपया, 5000 रुपया बेड डेट राइट ऑफ करना है, तो इसमें ऐड करेंगे और डेटर में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इन दोनों को अपन ने हाईलाइट कर लिया। इसको क्या बोलते हैं, न्यू बेड डेट या फर्दर बेड डेट। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, आपको आरडीडी भी प्रोवाइड करना है। क्या करना है, आरडीडी भी प्रोवाइड करना है 5%। तो इसको बोलते हैं न्यू आरडीडी। क्या बोलेंगे, न्यू आरडीडी। तो न्यू आरडीडी को अपन ऐड करेंगे, डेटर में से माइनस करेंगे। कैसे करेंगे, कैलकुलेट करके मैं आपको समझाता हूं। काने विड्रॉ गुड्स ऑफ 6000 फॉर पर्सनल यूज। गुड विड्रॉन ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा और पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट काने विड्रॉ, तो काने को, ठीक है, ये ड्राइंग है, डेबिट साइड में जाएगी
और ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा और पार्टनर के डेबिट में। जो भी ये ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं सबके दो इफेक्ट होते हैं। अब अपन सम करना प्रोसीड करते हैं वन बाय वन। फॉर्मेट मैंने बना रखे हैं, अब मैं सम करना प्रोसीड करता हूं। कैपिटल बैलेंसेस है, कैपिटल बैलेंसेस अपन लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट में नैने एंड काणे। कैपिटल अकाउंट इधर है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 15 लाख और 10 लाख। 15 लाख 10 लाख। उसके बाद नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स अपन बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा डेटर्स को 4.5 लाख। कितना? 4.5 लाख। इसमें देखिए फर्दर बेड डेट भी हैं और ये अपन ने एडजस्टमेंट देखा था ना, फर्दर बेड डेट भी है और आरडीडी भी है। तो जब ये बेड डेट और आरडीडी आते हैं तब यहाँ पे अपन एडजस्टमेंट करते हैं। अभी इसको इनर कॉलम में लिख दिया और छोड़ दिया। क्रेडिटर्स 3 लाख रुपया है। क्रेडिटर्स अपनी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड में अपन लिखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स आपका 3 लाख रुपया। उसके बाद रेंट 10 मंथ्स 10,000 रुपए। ये मैं आपको समझाता हूँ। 10 ये हिडन एडजस्टमेंट। किस तरह का एडजस्टमेंट है? हिडन एडजस्टमेंट। ये आपका हिडन एडजस्टमेंट है। रेंट 10 मंथ 10,000 रुपया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10,000 10,000 और कितने 10 महीने का है। तो देखिए अपन को खर्चा कितने महीने का लिखना है? 12 महीने का है। तो एक महीने का कितना हुआ रेंट? 10,000 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 1,000 रुपया एक महीने का। और 10 महीने का अपन दे चुके हैं तो 2 महीने का अपने को और प्रोवाइड करना है। तो ये कितना हो गया? 2 महीने का 1,000 इंटू 2, तो 2,000 रुपया देना बाकी है। तो जो देना बाकी है वो अपन क्या करेंगे? खर्चे में ऐड कर लेंगे। ये इनडायरेक्ट खर्चा होता है रेंट टू रेंट। कितना? 10,000 रुपया। और ये जो देना बाकी है एड आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना? 2,000 रुपया। और यहाँ पे 12,000 रुपया। अब ये जो आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, ये अपन यहाँ पे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपया। ठीक है बच्चों। उसके बाद स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 5,35,500। ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। कितना था? 5,35,000 5,35,500 नहीं लिखा मैंने, 500। ठीक है, 5,35,500। प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस क्या है? अपनी प्रॉपर्टी है। तो असेट में 8,05,000 50,000 8,50,000 प्रीमाइसेस। 8,50,000। उसके बाद सैलरी 50,000 रुपया सैलरी है। सैलरी इनडायरेक्ट खर्चा है। क्या है? इनडायरेक्ट खर्चा है। टू सैलरीज कितनी है? सैलरीज
50,000 रुपया, और इसको अपन ने हाईलाइट करा हुआ है, इसका मतलब कुछ एडजस्टमेंट है। और एडजस्टमेंट क्या है? 2,000 रुपया देना बाकी है। तो एड आउटस्टैंडिंग 2,000 देना बाकी है। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 52,000। और ये जो 2,000 रुपया देना बाकी है, ये कहाँ पे लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 रुपया। उसके बाद सैलरी के बाद नेक्स्ट चीज क्या है? परचेजेस। परचेजेस पे अपन ने सैलरी के बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी है। तो डेबिट का खर्चे में जाएगा डेबिट साइड P&L अकाउंट में, क्रेडिट का इनकम में जाएगा क्रेडिट साइड P&L अकाउंट। डिस्काउंट ये डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट लॉस है। डिस्काउंट 800 रुपया खर्चा है और 950 रुपया इनकम है। बाय डिस्काउंट 950 रुपया इनकम है। नेक्स्ट अपना मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल को अपन ने हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब इसमें एडजस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन का है। डेप्रिसिएशन का मोटर व्हीकल पे 5%, 3,70,000 के ऊपर 5%। तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं? मोटर व्हीकल 70,000 मोटर व्हीकल मोटर व्हीकल 70,000 रुपया। उसके बाद लेस डेप्रिसिएशन 5% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट में चलते हैं, 3,70,000 लिखते हैं, 5% लिखते हैं और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं इनटू 5%। 18,500। 18,500 अपन इसमें से माइनस करते हैं 18,500 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो अपनी वैल्यू इतनी हो गई। और ये 18,500 अपना इनडायरेक्ट लॉस है। 18,500 क्या लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। इसको आप अगर चाहते हैं तो बढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन के दोनों इफेक्ट दे दिया अपन ने मोटर व्हीकल। फिर सेल्स और परचेजेस दोनों इनर कॉलम में लिखना। अपन ने हाईलाइट कर रखा है बाय सेल्स 8,40,500। एक बार अमाउंट चेक कर लो, 8,40,500, 6,40,500। परचेजेस कितना है? 6,40,500। इसको भी इनर कॉलम में 6,40,500 टू परचेजेस, ठीक है। अभी रिटर्न आएगा, रिटर्न अपन माइनस करेंगे। वेजेस अपन ने हाईलाइट कर रखा है, इसका मतलब इसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है? वही आउटस्टैंडिंग का है। पॉइंट नंबर 2, 3,000 रुपया बाकी है। टू वेजेस 10,000 रुपया का वेजेस है और 3,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है। इधर अपन लिखते हैं एड आउटस्टैंडिंग और इधर अपन लिखते हैं 13,000 रुपया और बैलेंस शीट में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? 3,000 रुपया, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000 इनडायरेक्ट खर्चा है। टू ऑफिस एक्सपेंसेस 3,000 रुपया, सॉरी 20,000 रुपया है।
20,000 रुपया। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट अपना लाइबिलिटी है, अपने को पैसा चुकाना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,50,000 रुपया। कितना है? 1,50,000 रुपया। उसके बाद रिटर्न्स, जो डेबिट वाला है वो सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स में से माइनस करेंगे 5,500। सेल्स में से माइनस करेंगे लेस रिटर्न 5,500 रुपया इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। और जो क्रेडिट वाला है वो परचेज रिटर्न है, कितना है देखते हैं अपन, 3,500। 3,500। उसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया था ये अपना असेट है, ठीक है। ये अपना असेट नहीं है, ये जो अपन ने अपने एम्प्लॉइज का पैसा था वो अपन ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसको अपन असेट में बताएंगे। इन्वेस्टमेंट को प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। उसके बाद कैश इन हैंड 40,000 असेट है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं है। कैश इन हैंड 40,000 रुपया। उसके बाद प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, कुछ पैसा अपने एम्प्लॉय का काटा और उतना ही पैसा अपन ने भी कंट्रीब्यूट करा। तो अपन ने जो कंट्रीब्यूट करा वो खर्चा है, वो इनडायरेक्ट खर्चा है, उसको P&L अकाउंट में बताते हैं प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। टू प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कितना? 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया अपन ने लिख दिया। उसके बाद प्रोविडेंट फंड क्रेडिट साइड में प्रोविडेंट फंड है, मैंने आपको समझाया था। ये पैसा अपन ने होल्ड करके रखा है, ये क्रेडिट है ना, अपन ने एम्प्लॉइज के बिहाफ पे अपन ने होल्ड करके रखा है, तो ये अपन को एम्प्लॉइज को देना है। ये अपनी क्या है? लाइबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड अपन इसको लाइबिलिटी में बताएंगे। प्रोविडेंट फंड 2,80,000, 2,80,000। उसके बाद कैश एट बैंक 2 लाख रुपया, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 2 लाख रुपया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट मैंने आपको समझाया था, ये अपनी इनकम नहीं है, ये प्रोविडेंट फंड में ऐड होगी। ये अपन ने रिसीव करा है इंटरेस्ट एम्प्लॉइज के बिहाफ पे, तो 2,80,000 एक्चुअली ये अपने को इनर कॉलम में लिखना है। 2,80,000 था, 2,80,000 और इसमें इंटरेस्ट ऐड करना है, ऐड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। इसको अपने को जैसे ही अपना इंटरेस्ट आता है अपन को उस समय हाईलाइट कर लेना था, ताकि अपन को पता रहे इनर कॉलम में लिखना है। ऐड इंटरेस्ट, ऐड इंटरेस्ट,
कितना इंटरेस्ट है अपना 42,000। तो ये टोटल अपना कितना हो गया 280 प्लस 42। उसके बाद ड्राइंग पार्टनर को डेबिट करेंगे 20,000 और 15,000। टू ड्राइंग 20,000 और 15,000। उसके बाद बेड डेट, बेड डेट इनर कॉलम में लिखते हैं यहाँ पे P&L अकाउंट में। टू बेड डेट्स इनर कॉलम में लिखा अपन ने 3,350। 3,350। अब अपन को पता है, अपन ने हाईलाइट कर रखा है, इसमें एडजस्टमेंट है। फर्दर बेड डेट 5,000 रुपए। तो अपन इसमें क्या करेंगे, ऐड फर्दर बेड डेट 5,000 रुपए। इसकी टोटल हो गई 8,350 रुपए। अब ये जो फर्दर बेड डेट है, इसको अपन को डेटर में से क्या करना है, माइनस करना है। ऐड न्यू या बेड डेट या फर्दर बेड डेट, न्यू बेड डेट 5,000 रुपया माइनस करा तो ये कितना हो गया 4,45,000। ये डेटर की नई वैल्यू आ गई। अब ये बोलता है आरडीडी बनाना है, तो आरडीडी 5% इस पे नहीं बनाना है, इसके ऊपर बनाना है। लेस सॉरी ऐड नहीं होगा, ये मैंने लेस न्यू बेड डेट लेस ऐड तो इधर होगा बच्चों, फर्दर बेड डेट इधर लेस होगा, लेस न्यू आरडीडी। आरडीडी जो एडजस्टमेंट में दे रखा होता है क्या बोलते हैं, न्यू आरडीडी। कितना है न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी 5% है। 5% किस पे बनाना है, 4,45,000 पे। तो कैलकुलेट करना देखते हैं अपन। इधर लिखेंगे 4,45,000 और इधर लिखेंगे 5%। ये कितना होगा, इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो अपना कितना आया न्यू आरडीडी 22,250। 22,250। तो न्यू आरडीडी 22,250। तो अब अपना डेटर्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4,45,000 माइनस दिस 22,250। ये अपन ने कैलकुलेट करा था। अब इस नए आरडीडी को कहां पे अपन P&L अकाउंट में ऐड न्यू आरडीडी 22,250। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। देखिए मैं समझाता हूं। बेड डेट ये तो ट्रायल बैलेंस में दे रखे थे, इतना लॉस हुआ, फिर एडजस्टमेंट में इतना लॉस और करना है आपको। 5,000 रुपया, तो टोटल कितना हो गया 8। अब उसके अलावा 22,250 फर्दर आरडीडी बनाना है, तो टोटल खर्चा इतना हो गया। अब इतने में से वो क्वेश्चन में कहता है कि हमको नया ये ओल्ड आरडीडी पहले बना रखा था, कितना 3,700। तो टोटल जो खर्चा था उसमें से ये ओल्ड आरडीडी को अपन ने पहले से बचा के रख रखा था, ये नया खर्चा था, और इसमें से अपन ने इतना बचा के रख रखा था। तो टोटल नेट खर्चा अपना कितना हो गया 26,000। देखिए वापस इतना तो बेड डेट दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फर्दर बेड डेट आपको इतना बनाना है, टोटल आपका लॉस इतना होगा। फर्दर आरडीडी आपको कैलकुलेट करके मैंने बताया, फर्दर आरडीडी इतना है। तो टोटल खर्चा अपना लॉस 3,600 हो गया। उसमें से अपन ने पहले एस्टिमेट करा था कि इतना होगा, तो अपन ने बचा के रख रखा था। तो पहले जो बचा के रख रखा था उसको माइनस करते हैं, तो इस अपना नेट इस बार खर्चा कितना हो गया 26,900। ठीक है, दोनों इफेक्ट अपन ने इधर दे दिए।
ठीक है बच्चों, अब अपन क्रेडिट साइड देखते हैं। क्रेडिट साइड ये अपन ने पोस्टिंग कर दी थी, ये भी पोस्टिंग कर दी थी, डिस्काउंट की भी कर दी थी, सेल्स की भी कर दी, बैंक ओवरड्राफ्ट रिटर्न्स की भी कर दी, प्रोविडेंट फंड की भी कर दी, इंटरेस्ट का भी देख लिया, या आरडीडी का भी देख लिया। अब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कहाँ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है क्लोजिंग स्टॉक? 3,60,000 रुपया। और बैलेंस शीट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 3,00,000, क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000 रुपया। आउटस्टैंडिंग का ये मैं एडजस्टमेंट कर चुका हूँ, डेप्रिसिएशन का भी कर चुका हूँ, बेड डेट का मैंने आपको समझा दिया अभी। और काने विड्रॉ गुड्स ऑफ 6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। इसको देखिए, आपको क्या करना है? टू गुड्स विड्रॉ, कितना अमाउंट है? अमाउंट देखिए 6,000 रुपया काने ने विड्रॉ किया है। एक तो काने के डेबिट साइड में लिख दिया, और एक कहाँ रखेंगे? बाय ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय गुड्स विड्रॉ। ये लेक्चर नंबर 5 में मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूं। देखो, टोटल परचेजेस इतनी करी थी, अब इसमें से पार्टनर इतना लेके गया, तो ये कोई इस खर्चे को अपन को कम करना है, तो या तो इस 637 को माइनस कर दो, या इधर लिख दो, एक ही बात है। ये 4-5 बार मैं आप लोगों को पीछे लेक्चर में समझा चुका हूँ, बल्कि ज्यादा बार। ठीक है, ये सब इफेक्ट दे दिए। अब अपन क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं, टोटल करने चलते हैं, टोटल करने चलते हैं। इधर का टोटल इज इक्वल टू सम, आता है 12,01,000। उसमें से ये सब अपने को माइनस करना है। ये सब अपना टोटल आता है 11,85,500, 11,85,500। तो अपन को इसमें से, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। तो अपना देखो, ये इनकम है ना, इस साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल कर लिया अपन ने, और क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर लिया, तो ये अपना क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट 15,500। ये अपन इधर लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसको अपन क्या करेंगे? इज इक्वल, इसका भी टोटल कर लेते हैं अपन। इधर का अब टोटल कितना आया? ये 12,01,000, 12,01,000, 12,01,000। अब अपन क्या करते हैं? इधर भी टोटल लिख देते हैं, और इधर भी टोटल लिख देते हैं। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को अपन कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं? P&L अकाउंट में। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड टू कैरीड डाउन, यहाँ पे लिख दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन टू P&L अकाउंट। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, कैरीड डाउन टू P&L अकाउंट। यहाँ पे लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट डॉट डाउन। कितना हो गया ये आपका? 15,500। ठीक है बच्चों, अब अपन क्रेडिट साइड की टोटल लगा लेते हैं 15,500, और ये इक्वल टू SU सम। ये टोटल सम 16,450। इधर का टोटल कितना आ रहा है? 16,450।
ठीक है, 16,450 अपन लिख लेंगे, ये क्रेडिट साइड का टोटल। अब ये आउटर कॉलम में एक बार देख लो, सब अपन ने चीजें आउटर कॉलम में लिख दी है कि नहीं लिख दी है? लिख दी है, सारी चीजें आउटर कॉलम में, परफेक्ट। अब अपन ये खर्चों की भी टोटल कर लेते हैं। खर्चों की टोटल आपकी कितनी आ रही है? 2,30,200, 2,30,200, 2,30,200। ये एक्सपेंसेस या लॉसेस की टोटल है और ये क्रेडिट साइड की टोटल है। तो डेबिट साइड इस बार ज्यादा आया। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो बच्चों क्या है? यहाँ पे लॉस है। क्या है? लॉस। 2,13,750 का लॉस है। तो अपन इधर लिखेंगे बाय नेट लॉस। वापस समझाता हूं मैं, ट्रांसफर टू। देखिए, अगर प्रॉफिट आता है तो आप इस साइड लिखते हो ना, तो अगर लॉस है तो आपको उस लॉस को, क्योंकि खर्चे ज्यादा हैं, खर्चे की टोटल ज्यादा है, इनकम कम है, ट्रांसफर टू। पार्टनर का क्या नाम है दोनों का? नैने एंड काणे। टू काणे। अब कितना है? 2,30,000, 2,13,750। ठीक है, 2,00,000, यहाँ पे 2,00,000 लिख दो, 2,30,200। और अब ये इस साइड की टोटल आई ना 2,30,000, इधर टोटल लिख दो, टोटल। अब ये 2,13,750 अपन को बांटना है नैने और काणे में, तो 2,13,750। क्वेश्चन देखते हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 6:4। कितना है? 6:4। तो देखो, 6 एक लिखा और 4 लिखा, इसको सिंप्लीफाई किया, 6 को 2 से डिवाइड किया, 4 को 2 से डिवाइड करा, सिंप्लीफाई करा ना, तो ये 3 आया और ये 2 आ गया। अब 3 और 2 का टोटल क्या होता है? 5। तो एक 2,13,750 का 3/5, एक का शेयर कितना हुआ? 3/5। दूसरे का क्या होगा? 2/5। तो 2,13,750 इंटू 2,13,000 इंटू 2/3, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1,28,250। और 2,13,000 को 2/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 85,500। ये मैंने पहले से इसलिए कर रखे हैं क्योंकि इनको सेल को फॉर्मेट करना पड़ता है। अब जैसे मैं यहाँ पे देखो बताऊंगा, आप लोग सोचते होंगे सर पहले से क्यों लिखते हैं? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये लेता नहीं है, इसको फॉर्मेट करना पड़ता है। तो फॉर्मेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं एक आपको करके बताता हूँ कैसे फॉर्मेट करते हैं। इसलिए मैं पहले से करके रखता हूं ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। देखिए, अब आपको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे इस सेल में मार्क करना पड़ता है कि ये फ्रैक्शन आएगा। तो फिर अब मैं लिखूंगा, तो अब ये लेगा 3/5। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये नहीं लेगा, 2/5 नहीं लेगा, मेरे को इस सेल को भी फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो इस सेल को तो मैं ऐसे फॉर्मेट कर देता हूं। ये जस्ट आपको समझाने के लिए बताया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप तो कैलकुलेट करेंगे पेपर पे, तो आपके लिए ये कोई जस्ट आपको सर पहले से क्यों लिखते हैं, इसलिए जस्ट आपको पासिंग रेफरेंस, पहले भी 1-2 सब में मैंने लिखा था, समझे? तो 1,28,250 एक का, और ये अपन पार्टनर्स के लॉस है। तो लॉस को क्या करेंगे? प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लॉस होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। 1,28,250। दूसरा क्या था? दूसरा मेरे ख्याल से 85,500। तो 85,500, तो इसको लिखेंगे टू नेट लॉस, या P&L अकाउंट से ये आया। अब क्या करेंगे? टोटल लगाते हैं, इधर की टोटल लगाते हैं पहले 15 लाख,
और इधर की टोटल लगाते हैं 10 लाख। अब इस टोटल में से देखते हैं, ये छोटी दिख रही है, इसको माइनस करा, ये कितनी है बच्चों, टोटल आई है 1,48,250, 148,250। ठीक है, और इसकी टोटल कितनी आ रही है इन तीनों की, 1,06,500, 1,06,500। तो इनका बैलेंस निकालेंगे अपन, इज इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13,51,750। और ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8,93,500। इसको लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और टोटल लगा देंगे TOTAL टोटल, ये 15 लाख, ये 10 लाख। एक बार करके भी देख लेते हैं, इनकी टोटल इतनी आ रही है ना, हाँ ये भी 15 लाख है और ये भी 10 लाख। ठीक है, इसको अब अपन मिटा देंगे, अभी मिटा देते हैं, पहले अपनी बैलेंस शीट टैली हो जाए। यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या है नाम, नैने एंड काने का, या इनर कॉलम में लिख लेते हैं अपन, टोटल बाहर कर देंगे 13,51,750, और ये कितना है 8,93,500। ठीक है, इस टोटल को दिस प्लस दिस, ये इतना होगा। अपन ने सब चीजें आउटर कॉलम में लिख दी, इधर भी आउटर कॉलम में लिख दी, इधर भी सब बराबर है। अब अपन टोटल करते हैं, ये टोटल आपकी आती है 30,24,250, 30,24,250, ये टोटल है आपकी। और ये भी 30,24,250, 30,24,250। एक बार वापस देख लेते हैं, आपकी बैलेंस शीट देखिए कितने आराम से टैली हो गई। केवल इस क्वेश्चन में ये टोटल इधर भी लिख दिया, टोटल इधर भी लिख दिया, और ये जो मैंने कहा था ना, इसको मैं मिटाऊंगा, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है बच्चों, बड़े आराम से हो गया आपका ये सम। केवल एक पॉइंट इसमें नया था, देखिए एक बार वापस आपको डिस्कस कर लूं। केवल एक पॉइंट, ये प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जैसा कि बताता है बैलेंस शीट आइटम है, कंट्रीब्यूशन अपना खर्चा होता है, और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट देख करके क्रेडिट साइड में अपनी इनकम, बच्चे 90% यही करते हैं, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, लेकिन ये अपनी इनकम नहीं है, ये अपन ने अपने एम्प्लॉइज के बिहाफ पे रिसीव करी है, तो ये दूसरे की अमानत। और ये प्रोविडेंट फंड, ये अपन की लायबिलिटी है, ये पैसा अपन को एम्प्लॉइज को देना है। आई होप there should not be any difficulty closing stock, outstanding, depreciation और bad debt और new RDD अब आपको अच्छी से आ जाना चाहिए। ये मेरे ख्याल से 8वां 9वां 10वां 11वां 4 लेक्चर और ये 12वां लेक्चर अपना है। 5 सम अपन के इस लेक्चर के साथ हो गए हैं। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में अपन देखिए कौन सा सम लेंगे, मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में से एक लेते हैं अपन। मैं आपको बता देता हूं ताकि आप पढ़ के तैयारी करके रखें। क्वेश्चन नंबर 4 या 5, क्वेश्चन नंबर पीयूष एंड अरुण, पीयूष एंड अरुण का क्वेश्चन अपन अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। ठीक है, तो
देखिए आज क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको कराया है, वो प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा और पढ़ाई करिए। आप तो लॉकडाउन भी खत्म हो गया है, अब अनलॉक 1 का फेज चालू हो गया है, तो आपकी पढ़ाई को भी अनलॉक कर लीजिए, उसे लॉकडाउन में मत रखिए। रोज आपको आज देखिए, आज भी मैंने आपको एसपी का लेक्चर भेजा है, ओसी का लेक्चर भेजा है, इको का लेक्चर भेजा है, राणा सर का आपको टेस्ट भेजा है, तो सब पढ़ाई अपनी फुल फ्लो में है। अकाउंट्स का भी लेक्चर आज आपको 1 घंटे बाद अभी मिल जाएगा, तो प्लीज पढ़ाई चालू रखिए, काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, मम्मी की हेल्प करते रहिए। पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला था सब घर पे हैं, काम ज्यादा है। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए,